हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक, और पढ़ाई तुम्हें बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो है आपका इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, पहले हम ये जानेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पूरा जानेंगे और फिर उनके बारे में डिफरेंस जानेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, देखो इन्नेट इम्यूनिटी अभी यही रह गया है, ठीक है। और अडेप्टिव इम्यूनिटी का ये है कि उसमें तो मैं तुम्हें पॉइंट्स बताऊंगा। अडेप्टिव में जो मैंने उसके रेस्पॉन्स पढ़ाए हैं ना, जो भी जितने मैंने पहले पढ़ाए हैं, जैसे टी सेल का रेस्पॉन्स, टीसी सेल्स का रेस्पॉन्स, बी सेल का, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी में। ठीक, और इन्नेट इम्यूनिटी में कौन सा आ जाता है, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ जाता है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक और होता है जो जिसमें अडेप्टिव इम्यूनिटी में काम आता है। कौन सा होता है, क्लासिकल पाथवे, है ना। तो वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज जो है वो है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक, तो सबसे पहले ये देखो कि इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर कौन कौन से होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक, सबसे पहले बैरियर जो होते हैं वो आपके फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन कौन से आ गए, आपके स्किन, म्यूकोसल लाइनिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आईलेसेस। ठीक, ये सारे क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर। अब एक बात समझना, देखो हमारे स्किन में सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है केराटिनोसाइट्स। तो ये केराटिनोसाइट सेल्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये पेप्टाइड्स और साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं, पेप्टाइड्स और साइटोकाइंस। ये पेप्टाइड साइटोकाइन जो होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, पैथोजन हो गए। जैसे इस पे एक्ट करते हैं पैथोजन को, तो ये क्या करते हैं, पैथोजन को मार देते हैं। ठीक, तो ये फिजिकल बैरियर आपका कैसे काम करता है, वो ये है स्किन की केराटिनोसाइट। ठीक, अब देखो टीयर, जो आंसू होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब आंसू निकलते हैं तो क्या करते हैं, जो भी पैथोजन होते हैं वो आंसू के थ्रू सारे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। एक होता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो आपका प्रिवेंट करता है किसको, पैथोजन एंट्री ना कर सके किसमें, सीएनएस में। कहाँ से, ब्लड से, मतलब ब्लड से आपका सीएनएस में पैथोजन ना जा सके, वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बना किससे होता है, देखो आपके चारों तरफ एस्ट्रोसाइट्स होती हैं। ठीक है, किसके चारों तरफ होती हैं, एंडोथीलियल सेल, जो कैपिलरी वॉल होती है। ठीक है, ये एंडोथीलियल, ये कैपिलरी वॉल हो गई जो कि किससे बनी हुई है, एंडोथीलियल सेल। और इसके चारों तरफ क्या होती है, एस्ट्रोसाइट जुड़ी होती हैं। और एस्ट्रोसाइट आपस में कौन से जंक्शन से जुड़ी हुई होती हैं, टाइट जंक्शन। तो इसको बोलते हैं पूरा ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ठीक। अब एक और फिजिकल बैरियर है, एक आपका होता है सेबेसियस ग्लैंड, जो कि स्किन में प्रेजेंट होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं, फेस पर होती हैं। तो ये क्या सीक्रेट करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं सीबम। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जो सेबेसियस ग्लैंड्स होती है ना, इनका मेन काम पता है क्या होता है, इनका मेन काम पैथोजन को मारने का नहीं होता। इनका मेन काम होता है कि ये प्रोवाइड करती है लुब्रिकेशन और वाटर प्रूफिंग हमारे फेस को या हमारी स्किन को। ठीक है, ठीक है, तो वो कैसे प्रोवाइड करती है, थ्रू सीबम के थ्रू। वो सीबम को सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से ये सारे फंक्शन होते हैं। ठीक, और उस सीबम में क्या होता है, ओलिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है, लैनोलिक एसिड होता है। ये फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि जैसे ही ये एसिड सीबम में होते हैं ना, तो ये स्किन में क्या करते हैं, एसिडिक पीएच क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, एसिडिक पीएच क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो उसकी ग्रोथ है ना, इन जो एसिडिक पीएच बना हुआ है सीबम में, उसकी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एसिडिक पीएच की वजह से रुक जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सीबम मेन काम जो होता है वो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू प्रोवाइड लुब्रिकेंट एंड वाटर प्रूफिंग ऑफ द स्किन। ठीक, ये काम होता है मेनली। उस सीबम में क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं सीबम का। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही माइक्रो वहाँ पे आता है तो माइक्रो की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। ठीक, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये आपके फिजिकल बैरियर है। ठीक है, अब देखो, अब है आपके केमिकल बैरियर। ठीक, केमिकल बैरियर में आपके कौन आते हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्वेट में, टीयर्स में और सलाइवा में। ठीक, जो कि क्या करता है, लाइसोजाइम जो होता है वो सेल वॉल पे एक्ट करता है पैथोजन की। किस पे एक्ट करता है, सेल वॉल पे एक्ट करता है पैथोजन की। ठीक, जिससे क्या होता है, जैसे ही उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोजाइम, तो क्या होता है, पैथोजन मर जाता है। ठीक, दूसरा है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एचसीएल, म्यूकस और एंजाइम। एंजाइम कौन से होते हैं, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ठीक है, ये किडनी वाला रेनिन नहीं है, ये स्टमक वाला रेनिन है। ठीक,
जो कि क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक। और आपका एक होता है बैक्टीरिया फ्लोरा, जो कि आपके गट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं या उनको मार देते हैं। कौन से, बैक्टीरिया फ्लोरा, जो अच्छे बैक्टीरिया आपके गट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब एक और टॉपिक है जिसका नाम है सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी क्या है, देखो इसमें मतलब इनेट इम्यूनिटी के कौन से सॉल्युबल कंपोनेंट्स आते हैं जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या आपके पैथोजन को मारने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला आता है इंटरफेरॉन। देखो इंटरफेरॉन का नाम इंटरफेरॉन इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं विद द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है। मतलब वायरस का रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा इंटरफेरॉन। ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं कौन, इम्यून सेल्स, किसके रेस्पॉन्स पे, जब इन्फेक्शन होता है वायरस का या ट्यूमर का। ध्यान रखना, आपके इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, और किसके रेस्पॉन्स पे कब किए जाते हैं, जब आपका वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो या ट्यूमर का इन्फेक्शन। ये आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक। सबसे पहला इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक। जो इंटरफेरॉन अल्फा होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, मैक्रोफेजेस। इसका फंक्शन क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन बढ़ा देना और एक्सप्रेशन किसका, एमएससी मॉलिक्यूल का। मतलब ये है कि ये इंटरफेरॉन अल्फा क्या करेगा, जो एमएससी मॉलिक्यूल होंगे ना वो ज़्यादा बनाएगा। अगर एमएससी मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेंगे तो सिंपल सी बात है, जो एमएससी मॉलिक्यूल जो होंगे वो जो एंटीजन होगा वो अपनी सरफेस पे ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे, और ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे तो ज़्यादा इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये इंटरफेरॉन का काम होता है। इतना समझ आया कि एंटीजन प्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं और एमएससी मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन। मतलब ये है कि एमएससी मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा बनेंगे तो एंटीजन प्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, एंटीजन प्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा तो इम्यून रेस्पॉन्स भी बहुत तगड़ा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से पैथोजन ईजिली किल हो जाएगा। तो इंटरफेरॉन का काम होता है, ठीक। अब देखो इंटरफेरॉन बीटा सेकेंड टाइप है। ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपका एक्सप्रेशन बढ़ाता है किसका, क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल। किसका बढ़ाता है, क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक। और जो इंटरफेरॉन अल्फा बीटा होते हैं ना, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये जो वायरल इन्फेक्शन को कम कर देते हैं। कैसे, इनहिबिशन करके किसका, वायरल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। मतलब सिंपल सी बात है, देखो सेल्स में वायरस ने एक्ट किया, ठीक है। उसने क्या किया, अब वो हमारी सेल पे उसे अपना घर बना लिया, ठीक। तो वो क्या करेगा, वायरस जो होगा ना वो उस सेल पे क्या करेगा, अपने लिए जो वायरल प्रोटीन्स होंगे वो बनाएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होंगे, ठीक। तो इंटरफेरॉन अल्फा बीटा क्या करते हैं, ये वायरल के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, वायरल प्रोटीन्स कब बनेंगे, और वायरल प्रोटीन्स कब बनेंगे तो वायरल इन्फेक्शन कम होगा, ठीक है। तो ये इंटरफेरॉन अल्फा बीटा का काम होता है, ठीक। अब इंटरफेरॉन गामा का क्या काम है, जो इंटरफेरॉन गामा होते हैं वो आपके टी हेल्पर सेल और नेचुरल किलर सेल सीक्रेट करते हैं, ठीक। ध्यान रखना, जो इंटरफेरॉन गामा होते हैं वो आपके कौन सीक्रेट करता है, टी हेल्पर सेल और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ये किस में काम आते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी में। ध्यान रखना, जो इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा होते हैं ये किस में काम आते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी में। और जो इंटरफेरॉन गामा होता है वो किस में काम आता है, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इसका फंक्शन होता है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स। मतलब ये है कि आपका ये इंटरफेरॉन गामा जो होता है ना वो इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है। कौन सी इम्यून सेल्स होगी, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स, ये सारी क्या होंगी, ईसिनोफिल, ये सारी एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट होंगी तो क्या करता है, एक्टिवेट करेगा, जैसे करेगा तो क्या होगा, पैथोजन को मारने में आसानी होगी। और क्या करता है, ये डेवलपमेंट कराता है टी सेल का, किसका, डेवलपमेंट कराता है किसका, टी सेल का, ठीक। तो इंटरफेरॉन का गामा का ये फंक्शन होता है, ठीक। ध्यान रखना, इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा ये आपके इन्वॉल्व होते हैं किस में, इन्नेट इम्यूनिटी में। और जो इंटरफेरॉन गामा होता है ये आपका किस में इन्वॉल्व होता है, अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स में, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेरॉन हो गया पूरा। अब देखो, अब कुछ प्रोटीन्स होती हैं, मतलब कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में काम आती हैं, जिनका नाम होता है
जिनका नाम होता है एक्यूट फेज प्रोटीन्स। क्या होती हैं ये? एक्यूट फेज प्रोटीन। ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या है? एक्यूट फेज प्रोटीन्स आपकी वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और घटती है। कब? ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ इलनेस। इसका मतलब समझना, देखो मतलब एक्यूट फेज ऑफ प्रोटीन्स वो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और घटती है। कब? ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ इलनेस। ये एक्यूट फेज ऑफ इलनेस क्या है? देखो जब क्या होता है, जब कंडीशन हमारी कैसी होती है, सीवियरिटी, है ना, जब कंडीशन हमारी कैसी होती है, जब सीवियरिटी, तो उसको हम एक्यूट फेज ऑफ इलनेस बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि आपका जो इलनेस होता है ना, इलनेस वो आपका एक पीक लेवल पर होता है उस वक्त। ठीक है, जब आपका इलनेस जब पीक लेवल पर होता है ना, तो उसे एक्यूट फेज ऑफ इलनेस बोलते हैं। ठीक, तो ये एक्यूट फेज ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और एक्यूट फेज ऑफ प्रोटीन में सबसे एक एक्यूट फेज प्रोटीन का एग्जांपल क्या है? सीआरपी। सीआरपी क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक एक्यूट फेज प्रोटीन है जो कि क्या मीडिएट करती है? इन्नेट इम्यूनिटी को कंट्रोल करके रखती है। ठीक, और ये आपका सीआरपी बनाता कौन है? ये आपका लिवर बनाता है। और जब लिवर बनाएगा, ठीक है, तो लिवर को ये क्या बोलते हैं इसे, लिवर को बताएगा कौन कि सीआरपी बनाना है? वो आपका बताएगा कौन? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। मतलब ये है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 ये लिवर पे एक्ट करेंगे। जैसे लिवर पे एक्ट करेंगे तो लिवर को एक सिग्नल मिलेगा, हाँ मुझे एक एक्यूट फेज प्रोटीन बनाना है। तो वो कौन सा प्रोटीन बनाएंगे? लिवर कौन सा बनाएगा? सीआरपी। ठीक है, और सीआरपी क्या करेगा? मीडिएट करेगा इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक, और सीआरपी वैसे फंक्शन क्या होता है? सीआरपी जो होता है वो बाइंड करता है किससे? पॉलीसैकेराइड ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। देखो पैथोजन की मेम्ब्रेन है, वहाँ पे क्या है? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। वो सीआरपी क्या करेगा? जैसे सीआरपी बना तो वो पैथोजन की जो सरफेस की जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे पॉलीसैकेराइड होंगे, उन पॉलीसैकेराइड से बाइंड करेगा। जैसे वो पॉलीसैकेराइड से बाइंड करेगा तो क्या होगा? फैगोसाइटोसिस प्रोमोट होगी। ठीक है, मतलब उस पैथोजन को खा लिया जाएगा। ठीक है, जब सीआरपी पैथोजन की सरफेस पे पॉलीसैकेराइड पे एक्ट करेगा तो क्या होगा? वहाँ पे फैगोसाइटोसिस एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से वो पैथोजन किल हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्यूट फेज प्रोटीन तुम्हें याद रखना है। देखो सुनो, जब तुम अभी तो देखो इम्यूनिटी तुम पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, अभी तुम क्या पढ़ रहे हो? बेसिक पढ़ रहे हो। ठीक, जब तुम सेकंड ईयर में आओगे ना माइक्रोबायोलॉजी में, तो तुम एक तरह से क्या करोगे? तुम ये जो चीज़ है ना तुम्हारे सामने पूरी एक तरह से एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है ना मैं तुम्हें उतना पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ठीक है, ठीक, तो इसको याद रखना है एक्यूट फेज प्रोटीन। अगर नहीं समझ आओ तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक, अब देखो इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होता है। देखो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती हैं किसके अगेंस्ट? पैथोजन के, और प्रेजेंट होती हैं फ्रॉम बर्थ के टाइम से। ठीक, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है कब? जब आपका एक स्पेसिफिक पैथोजन एंटर करता है, ठीक है, तब आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी एक डेवलप होती है। ठीक, ये आपकी नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मान लो देखो नॉन स्पेसिफिक मतलब है ये पैथोजन है, ठीक है, ये पैथोजन है कोई, और ये मेरा न्यूट्रोफिल है। ठीक, तो न्यूट्रोफिल इस पैथोजन पे एक्ट करता है जिससे इसे मार देता है। अब मान लो मेरा कोई दूसरा बैक्टीरिया आया जो इससे अलग है, तो मेरा जो न्यूट्रोफिल होगा ना वो भी इस पर क्या करेगा? वो भी इसको मार देगा। मतलब मेरा न्यूट्रोफिल जो है वो एक स्पेसिफिक नहीं है एक पैथोजन के लिए कि हाँ वो उसी पैथोजन को मारेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये जो न्यूट्रोफिल है वो किसी भी पैथोजन को मार सकता है। ठीक है, या न्यूट्रोफिल का कोई भी सेल हो सकती है, यहाँ पे कोई भी इम्यून सेल हो सकती है जो कि हर अलग अलग पैथोजन को मार सकती है। मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, कि एक ही पैथोजन को मारने के लिए नहीं बनी है वो। ठीक, तो इसका मतलब यही होता है रिलेटेड नॉन स्पेसिफिक। ठीक, हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मतलब देखो मैंने बोला कि जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आया, अब वो बैक्टीरिया आया उसने एक्ट किया, जैसे वो बैक्टीरिया आया तो वहाँ पे क्या हुआ? हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो जो एंटीबॉडी बनी है ना वो किसके लिए बनी है? जो बैक्टीरिया ने अटैक किया है। ठीक है, अब मान लो कोई दूसरा बैक्टीरिया आया और एंटीबॉडी है, लेकिन वो एंटीबॉडी किस पैथोजन के लिए थी? जो पहला पैथोजन आया था अटैक करने। ठीक है, वो एंटीबॉडी उस पर एक्टिंग नहीं करेंगी जो दूसरा बैक्टीरिया आया है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, इतना समझना। ठीक है, जो एंटीबॉडी बनी है जो पहले पैथोजन के लिए बनी थी वो उस पर ही एक्ट करेंगी।
अब जो दूसरा पैथोजन आया डिफरेंट, वो एंटीबॉडी उस पर एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, उसके लिए अलग एंटीबॉडी बनेंगी, इसलिए हाईली स्पेसिफिक होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक। और इनेट इम्यूनिटी का मेमोरी नहीं होती है, ठीक है, और अडेप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बनती हैं, ठीक है, मेमोरी सेल्स बनती हैं, ठीक है। अभी इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देखो। और इनेट इम्यूनिटी में जो मैग्नीट्यूड और टाइम जो टेकन किया जाता है इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, वो सेम होता है हर टाइम। कब? जब आपका सेम पैथोजन एक्ट करेगा। मतलब जैसे मान लो कोई पैथोजन आया बॉडी में, ठीक, तो इम्यून सेल ने क्या किया, तो जो उसका जो इम्यून रेस्पॉन्स जो क्रिएट करना था, इम्यून रेस्पॉन्स का जो टाइम था, मैग्नीट्यूड था, ठीक है, वो क्या था, मीडियम था, ठीक। मान लो कोई दूसरा पैथोजन आया, मान लो वही पैथोजन आया दोबारा से, ठीक है, तो उस समय भी क्या होगा, जो इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट होगा ना इनेट इम्यूनिटी के द्वारा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो सेम होगा हर बैक्टीरिया के लिए। कब होगा सेम एवरी टाइम? कब होगा? जब सेम पैथोजन हमेशा एक्सपोज होगा। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे घर पे आया, ठीक है, तुम थोड़ा खुश हुए, ठीक है, कि हाँ हमारे घर पे बेस्ट फ्रेंड आया, ठीक। अगले दिन वो आया, वही तुम्हारे चेहरे पे वही खुशी थी सेम टाइम कि हाँ हमारा बेस्ट फ्रेंड आया। अगले तीसरे दिन आया, फिर तुम्हें वही खुशी मिली, हाँ चलो मेरा बेस्ट फ्रेंड आया। मतलब तुम्हें क्या है, वही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और जो तुम्हारी खुशी है वो क्या है, वो सेम है हर रोज, है ना। ऐसी इनेट इम्यूनिटी के संग होता है। जब पैथोजन सेम बार बार अटैक करता है ना, तो इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड और टाइम वो सेम रहता है, ठीक है। अब समझ आया? अब अडेप्टिव इम्यूनिटी का समझो। अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, जो मैग्नीट्यूड होता है ना इम्यून रेस्पॉन्स का, वो बढ़ता है और टाइम टेकन कम होता है हर टाइम। कब? जब सेम पैथोजन से तुम एक्सपोज होते हो। मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अडेप्टिव इम्यूनिटी में पहला पैथोजन आया, हमारी बॉडी पे आया, ठीक, उस वक्त जो मैग्नीट्यूड था वो बढ़ गया, ठीक है, जो इम्यून रेस्पॉन्स था वो बढ़ा और टाइम टेकन भी बढ़ा। लेकिन मान लो दूसरी टाइम जब वो आया वही सेम पैथोजन, तो उस वक्त मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो बढ़ेगा और टाइम टेकन कम हो जाएगा। मान लो तीसरी बार फिर आया, फिर वही सेम पैथोजन, फिर मैग्नीट्यूड इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा उसका और टाइम टेकन और कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब बॉडी में पैथोजन एंटर करता है ना, तो एंटीबॉडी तो बन चुकी हैं अब, ठीक। अब बॉडी ने सोच लिया अब हमारे पास एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। अब ये यही पैथोजन दोबारा आएगा तो हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडी रखी हुई है, हम इसको तुरंत मार देंगे, ठीक है। तो जैसी दोबारा से वही पैथोजन आया तो एंटीबॉडी ने तुरंत अटैक किया, मतलब तुरंत इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट हुआ और इसको मारने में क्या हुआ, टाइम कम लगा, ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, मेमोरी सेल्स के द्वारा होता है। मतलब मेमोरी सेल्स क्या है, उस समय अडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइम बनती है, जो कि क्या करती हैं, जो पैथोजन की जो मेमोरी होती है, मतलब वो क्या करती हैं, उसको पहचान लेती हैं, है ना। हाँ भाई मैंने अब इसकी इन्फॉर्मेशन लग रही है इस पैथोजन की, अगर ये दोबारा आएगा, ठीक है, तो मैं इसको पहचान लूँगी कौन सा ये पैथोजन है, ठीक है। तो ये होती है मेमोरी सेल्स का काम, ये होता है, ठीक है। मतलब ये मेमोरी रख लेती हैं पैथोजन की, ठीक है। पैथोजन की मेमोरी मतलब क्या, उनको पहचानने में आगे जब भी ये पैथोजन अटैक करेगा तो वो मेमोरी सेल्स पहचान लेंगी, हाँ ये पैथोजन पहले भी आया था, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एंटीबॉडी रखी हुई है, तो एंटीबॉडी तुरंत एक्ट करेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से इनका मैग्नीट्यूड इम्यून रेस्पॉन्स, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो मैग्नीट्यूड होता है इम्यून रेस्पॉन्स का, वो बढ़ेगा और टाइम टेकन कम होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, ठीक है, कि इनेट इम्यूनिटी एडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो अब तुम्हारा क्या बचा है, बस एंटीबॉडी बचा है, वो मैं एंटीबॉडी अगले लेक्चर में करा दूंगा, ठीक। सो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।